नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये मुख्य सेशन व्याकरण का आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। आज आप सभी को मुख्य रूप से संज्ञा, अव्यय, लिंग, वचन एवं कारक के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने आप सभी को वर्ण के बारे में पूरे बता दिए। ठीक दोस्तों, वर्ण का A to Z आप सभी को प्रश्न बता दिए हैं। वर्ण में आप सभी को उच्चारण स्थान एवं स्वर, व्यंजन, ठीक दोस्तों, स्वर, व्यंजन, अल्पप्राण, महाप्राण यानी वर्ण से संबंधित सभी प्रश्न को आप सभी को हम बता दिए हैं। सभी प्रश्न जो कि आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में आने वाले हैं। कल भी आप सभी को अनुनासिक एवं अनुस्वार के बारे में बताए थे, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, वो क्लास नहीं किए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर जाके कर लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है मुख्य रूप से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, व्याकरण में आप सभी का हमने बहुत ही समझिए कि आप लोग का ये संज्ञा है। संज्ञा के बाद हम आप सभी को अव्यय के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो समझिए व्याकरण में आप सभी का लगभग प्रश्न उत्तर समाप्त हो गया है, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में पूछे जाने वाले थे। लेकिन आज हम लोग जो है मुख्य रूप से संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक दोस्तों, इसलिए आज की सेशन को आप लोग छोड़ के नहीं जाइएगा, आप लोग इस क्लास को पूरी कीजिए। ठीक दोस्तों, तभी आप लोग को समझ में आ पाएंगे कि संज्ञा होते क्या है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, संज्ञा के प्रकार में जो एग्जाम्पल है यही पूछे जाएंगे आपको। घर कौन संज्ञा है, ठीक दोस्तों, उसके बाद आपको पूछेगा कि नाम कौन संज्ञा है, उसके बाद आपको पूछ लिया जाएगा कि नदी कौन संज्ञा है। तो इससे रिलेटेड आपको जितने भी प्रश्न आएंगे वो आप लोग A to Z सॉल्व कर पाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट पाए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उनको भी आप लोग जरूर ही ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की आपकी तैयारी में बाधा न आए। तो चलिए सीधा क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग संज्ञा का परिभाषा याद कर लिए। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं, ठीक दोस्तों, नाउन पढ़ते हैं तो समझिए कि सेम उसी प्रकार नाउन यानी नाउन का जो हिंदी रूप है वो संज्ञा है। यानी नाम को ही इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उसी प्रकार नाम को ही हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब नाम में क्या क्या आते हैं, देखिए किसी प्राणी का नाम आएगा, वस्तु का नाम आएगा, स्थान का नाम आएगा। ठीक दोस्तों, इन सभी के बारे में अगर कोई कहे जाते हैं तो वो सभी वस्तुएं, चीजें, दूरी, इमारतें, वो सभी क्या है दोस्तों, संज्ञा है। तो इसका अगर हम लोग परिभाषा जानेंगे तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम या भाव को संज्ञा कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी नाम ही उसकी संज्ञा है। ठीक दोस्तों, यानी अगर हम बोलेंगे आप सभी को कि नदी, ठीक दोस्तों, तो नदी क्या है, एक प्रकार का नाम है, तो नाम क्या, उस चीज का संज्ञा है। ठीक दोस्तों, अगर हम आप सभी को और कहे, अगर संज्ञा के बिना सभी चीजें जो उपस्थित है पृथ्वी पर अधूरी है, तो आप लोग बोलेगा कि नहीं ये गलत है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। बिना संज्ञा के कोई भी चीज को आप पहचान नहीं पाइएगा। संज्ञा एक तरह से दोस्तों पहचानने की योग है। ठीक दोस्तों, संज्ञा एक तरह से पहचानने की युग में, किसी भी चीज की पहचान संज्ञा से ही होती है। ये नदी जो है, नदी भी एक प्रकार की संज्ञा है। अब कैसे है, क्योंकि नदी जो है एक प्रकार के नाम है, तो नाम की उत्पत्ति या आप लोग समझिए कि एक तरह से ये संज्ञा ही है। अगर हम बोले आप सभी को पर्वत, ठीक दोस्तों, तो पर्वत क्या है दोस्तों, एक प्रकार का संज्ञा ही है, लेकिन इसमें अंतर आता है। कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, कोई जातिवाचक संज्ञा होता है, कोई भाववाचक संज्ञा होता है, कोई समूहवाचक संज्ञा होता है। तो आप सभी को इन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप सभी को याद रखना है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या जितने भी नाम है उन सभी को हम लोग वो सभी संज्ञा है। तो आप लोग को समझ में आ गए होंगे और आप लोग को याद भी होंगे।
चलिए अब हम लोग समझते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। ठीक दोस्तों, हम लोग स्वाभाविक तौर पे हम लोग बचपन से ही पढ़े आ रहे हैं कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके सभी संज्ञा को पढ़ते हैं और उनके प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है। ठीक दोस्तों, तो इसलिए आप लोग जो है इस क्लास को पूरे A to Z कीजिए। सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं। कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा 1 नंबर में कह रहा है जो शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं जैसे राम, गंगा, पटना, ये सभी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब आपको हम बोले कि राम, ठीक दोस्तों, तो राम क्या है? राम एक नाम है। इसी प्रकार से हम आपको बोले कि गंगा, ठीक दोस्तों, गंगा क्या है? एक नदी है, लेकिन नाम से क्या है? ये गंगा है। नदी है लेकिन नाम से क्या है? एक गंगा है। अगर हम नदी कहे तो नदी से जितना नदी है सबका बोध होता है, लेकिन अगर हम एक गंगा कहे तो सिर्फ गंगा का बोध होता है। अगर हम राम कहे तो राम से संपूर्ण राम का बोध होता है, लेकिन अगर हम एक प्रॉपर राम कहे जो हमारे गॉड है तो सिर्फ उसका बोध होता है। अगर हम पटना कहे तो सिर्फ पटना का ही बोध होता है। ठीक है दोस्तों, इससे अलावा और अदर चीज का बोध नहीं होता, लेकिन पटना में क्या है? संपूर्ण पटना का बोध होता है। तो यही चीज है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक दोस्तों, जिससे प्रॉपर एक सीमित चीज का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, जब जो व्यक्ति समझ रहे हैं, अगर हम बोले कि आप सभी को किसी अगर शहर के नाम बोले, सिटी का नाम बोले, ठीक दोस्तों, अगर हम आपको बोले कि जैसे दिल्ली, ठीक दोस्तों, अगर आपको हम बोले दिल्ली, तो दिल्ली और कहीं तो नहीं है, सिर्फ दिल्ली का बोध होता है। ठीक दोस्तों, पंजाब कहे तो पंजाब का बोध होता है। ठीक दोस्तों, राम कहे तो राम का बोध होता है, गंगा कहे तो गंगा का बोध होता है। तो ये सब है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग याद रखिएगा कि अगर प्रॉपर किसी व्यक्ति का बोध हो, ठीक दोस्तों, अगर प्रॉपर अगर हम कहे गंगा तो प्रॉपर अगर गंगा का बोध हो, प्रॉपर गंगा का ही बोध होगा। अगर गंगा कहे तो जितना नदी है नदी का बोध नहीं होगा, सिर्फ गंगा का ही बोध होगा। अगर हम पटना कहे तो प्रॉपर पटना का ही बोध होगा, पूरा बिहार का जो है पूरा बिहार का बोध नहीं होगा। ठीक दोस्तों, अगर हम राम कहे तो प्रॉपर राम का ही बोध होगा, पूरा राम का बोध नहीं होगा जितने वर्ल्ड में, लेकिन ये इकलौते राम का बोध होगा जो हमारे गॉड है। ठीक दोस्तों, चलिए ये आप लोग समझ गए। जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर, ठीक दोस्तों, जिससे किसी प्रॉपर व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी प्रॉपर स्थान का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी प्रॉपर व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आप सबको हम बताते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब देखिए, अब आपको बताते, सबसे पहले तो हम आपको नदी का उदाहरण देते हैं, लेकिन अभी आप सभी को जस्ट इससे पहले हम बताए थे कि नदी एक प्रकार की जो है दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा की शरण में आते हैं। लेकिन ये हम नदी के बारे में आपको नहीं बताएं, आपको बताए गंगा क्या है? एक नदी है, लेकिन प्रॉपर गंगा का वहाँ पे बोध होता था, लेकिन यहाँ पे जो है ये नदी है। तो नदी से क्या हुआ कि गंगा का भी बोध होगा, लेकिन नाम नहीं आएगा गंगा का। ठीक दोस्तों, नदी से गंगा का बोध होगा, लेकिन गंगा भी एक नदी है, लेकिन नाम नहीं आएगा कि ये गंगा है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों ये जो जातिवाचक संज्ञा है तो इसमें होगा क्या कि अगर हम नदी कहें तो जितनी नदी है उन सभी नदियों का बोध हो जाएगा। अगर हम पर्वत कहें तो कोई एक पर्वत के बारे में हम खुल के बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लड़की कहें, ठीक है दोस्तों, तो किसी एक लड़की के बारे में हम सीता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम पर्वत कहें तो एक अरावली केटू के पर्वत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अगर केटू के बारे में बात करेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम सीता के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर हम गंगा के बारे में बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। लेकिन अगर हम नदी की बात करें तो नदी की संपूर्ण जाति का अगर बोध होता है तो वो हो गया आपका जो है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। अगर हम पर्वत की बात करें तो जिससे कोई अस्पष्ट ना हो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अगर हम लड़की का बात करें तो वो सभी हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध होते हैं उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी समूह का बोध होते हैं। ठीक
ठीक है दोस्तों, अगर हम आपको पेन बोले, पेन, ठीक है, अगर हम हमको कलम बोले, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि किसी एक कलम का ही बोध होगा। लेकिन अगर बोले कि हम उजली पेन दो, उजली पेन दो, ठीक है, उजली पेन दो, ठीक है, उजली पेन दो, तो आपके हाथ में अगर होंगे तो आप हमको क्या दीजिएगा, उजली पेन दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक ही पेन का बोध होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो आप लोग सिचुएशन के अनुसार याद रखिएगा इसको। यहाँ पे अभी इससे पहले आपको बताए थे कि नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताए थे, ठीक है। अगर हम आपको राम कहे तो राम क्या है, राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉपर राम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि राम वाला आपको ज़्यादातर परेशान करेंगे कि राम कौन सी संज्ञा है। तो आपको याद रखना है कि राम है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए अब हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम लोग समूहवाचक के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम लोग भाववाचक के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में देखिए। द्रव एक तरह से जो लिक्विड होते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, द्रव जो होते हैं वो समझिए कि एक प्रकार का हम जिसको नापते तोलते हैं। ऐसा नहीं है कि पानी ही एक द्रव है, ठीक है, सोना भी द्रव है, जिसको हम लोग मापते तोलते हैं वो सभी क्या है, द्रव्यवाचक है, ठीक है। अब हम बोले कि सोना का बात करें, चांदी का बात करें, तांबा का बात करें, लोहा का बात करें, ऊन का बात करें, या फिर हम मिट्टी का बात करें, जिस चीज़ को हम लोग मापते हैं, ठीक है, या फिर हम चावल का बात करें, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर मापने की बात कर रहे हैं, अगर दूध की बात करें, पानी की बात करें, आटा की बात करें, ठीक है, दूध, पानी, आटा हो गए, तो ये सब क्या चीज़ है, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि अब एक चीज़ तो आप लोग को याद रखना बहुत ही जरूरी है कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो होते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का तरल ही नहीं होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अब आपको पूछेंगे कि अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने में गलती कर जाते हैं कि उसको बोलेगा कि ये बताओ तो पानी कौन संज्ञा है, तो वो बोलेंगे कि सर द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन अगर भाई उनसे ये पूछ दोगे कि सोना कौन सी संज्ञा, तो उनको लगेगा कि सोना द्रव थोड़े है, सोना तो ठोस है, ठीक है, ये स्वतंत्र पृथ्वी पर स्वतंत्र में रूप में पाए जाते हैं, इस पर तो वायु का भी प्रभाव नहीं डालता है, द्रव कैसे हो जाएगा। तो बोलेगा कि नहीं सोना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, नहीं समूहवाचक संज्ञा, ऐसे कुछ से कुछ बोलेगा। तो आप लोग क्या याद करें, जिसको हम नापने तोलने के काम में आते हैं, जिस चीज़ को भी हम माप तोल के खरीदते हैं, वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा याद रह गया होगा। चलिए समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। समूहवाचक संज्ञा होते क्या है, देखिए जो संज्ञा, देखिए जब हम लोग कहीं जाते हैं और या फिर किसी हम लोग सभा में शामिल होते हैं, या समिति आयोग में हम लोग जाते हैं, या पुलिस में जाते हैं, सेना में जाते हैं, तो ये सभी क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है दोस्तों। अब हम आपको बोले कि सेना, तो सेना में होता है क्या कि सेना के संपूर्ण जितने भी जाति है सेना का, उन सब का बोध हो जाता है, ठीक है। फोर्स की बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम सेना की अगर बात करें तो सेना एक तरह से हम लोग व्यक्तिगत तौर पे अगर सोचे तो सेना से संपूर्ण सेना का बोध होता है। अगर हम लोग पुलिस कहें तो पुलिस आपको संपूर्ण पुलिस के समूह का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे समूहवाचक का भी उदाहरण हो सकता है। लेकिन समूहवाचक और जातिवाचक में थोड़ा आपको कष्ट होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से जाति में संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसी प्रकार से समूह में भी संपूर्ण समूह का बोध होता है। अगर हम लोग टीम की बात करें तो टीम में टीम में एक ही का बात नहीं, पूरे टीम का बात करें तो टीम जातिवाचक, सभा टीम समूहवाचक होगा, सभा भी जातिवाचक होगा, समिति भी जाति, आयोग भी जातिवाचक, परिवार भी जातिवाचक, पुलिस भी जातिवाचक। लेकिन सेना में थोड़ा अंतर हो जाएगा। सेना एक तरह से जातिवाचक संज्ञा कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इससे भी क्या संपूर्ण सेना का बोध है। लेकिन इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जातिवाचक नहीं चुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या है। देखिए भाववाचक संज्ञा क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि आप लोग समझने के प्रयास कीजिए। भाव एक तरह से एक भावना है। देखिए किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध हम कहें तो आप याद कि क्रोध शब्द की समझ के ही आप लोग समझिए क्रोध कितना खतरनाक होता है, ठीक है दोस्तों।
क्रोध कितना खतरनाक होता है। तो ये सब चीज़ आप लोग का मिठास हो गए, यौवन हो गए, कालीमा हो गए, तो ये सब शब्द जो क्या हुआ एक तरह से भाववाचक संज्ञा होंगे, ठीक है। जिससे जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, भावना रखते हैं, तो सब चीज़ क्या हो भाववाचक संज्ञा होंगे। तो आप लोग याद, अब देखिए पुरुषत्व, नारीत्व, देखिए जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनानी। जैसे पुरुष है तो पुरुष का भाववाचक संज्ञा होगा पुरुषत्व, नारी का नारीत्व, गुरु का गुरुत्व, ठीक है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो ये सब चीज़ भाववाचक संज्ञा आपको ज़्यादा याद रखना है, तो भाववाचक संज्ञा आपको ज़्यादा पूछे भी जाएंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप लोग बिहार टारगेटेड पहली बार आए हैं और कल वाला भी क्लास आप लोग पढ़ें, अगर आप लोग को देखने के मन कर रहे हैं या आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बिहार टारगेट को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल आपको जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे, भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ाएंगे, विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में कन्वर्ट, सर्वनाम से भाववाचक और जातिवाचक से भाववाचक में आपको कन्वर्ट करने के लिए बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम और जय हिंद।